viewers, once again I welcome in the course Transportation Engineering. So लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ट्रांजिशन कर्व के लेंथ को कैसे हमने निकाला था, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमने तीन क्राइटेरिया पे निकाला था, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एंड देन एम्पिरिकल फार्मूला। और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी उसको हमने that will be the length of transition curve. So आज हम लोग देखेंगे कि ideal shape of the transition curve, और then the setting out of the transition curve, and then I will also discuss the what is the shift in the transition curve, and then grade compensation के बारे में भी हम लोग बात करेंगे. that is the part of vertical alignment, कि vertical alignment में different gradients क्या होते हैं, और then कैसे grade को compensate किया जाता है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को. तो सबसे पहले कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या, ट्रांजिशन कर्व. ट्रांजिशन कर्व क्या होता है ये भी हमने बताया था. व्हाट इज ट्रांजिशन कर्व? तो ट्रांजिशन कर्व मैंने बोला कि ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन द स्ट्रेट पोर्शन एंड सर्कुलर कर्व, जो होता है उनके बीच में हम लोग प्रोवाइड करते हैं. क्यों करते हैं? टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जब इंफिनिटी जो रेडियस हमारी इंफिनिटी टू आर की तरफ जाती है तो हमारा ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस होता है. उसमें हमने फिर देखा था कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो हमने निकाला था, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो हमने निकाला था, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व. सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में हमने बोला था कि तीन क्राइटेरिया पे हमने निकाला था. कौन कौन सा क्राइटेरिया था? सो तो पहला जो था ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. इसके बेसिस पे हमने निकाला था, क्या निकाला था, LS इज इक्वल टू VQ बाई C इंटू आर. आपको याद होगा LS इज इक्वल टू VQ बाई C इंटू आर, वेयर आपका LS जो था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन मीटर, ये आपका था स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और ये R जो था आपका रेडियस इन मीटर, और C की वैल्यू जो थी मीटर पर सेकेंड क्यू में, और C की वैल्यू जो थी वो 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस V. यहाँ पे हमने एक चीज बोला था कि V जो होगा आपका किलोमीटर पर आवर में होगा, इन किलोमीटर पर आवर, और इसकी वैल्यू भी बताया था कि C की वैल्यू जो होगी वो 0.5 टू 0.8 के बीच में होगा. ये पहला कंडीशन था. दूसरा हमने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बेसिस पे हमने निकाला था. इसमें फिर हमने दो केस डिस्कस किया था. क्या दो केस डिस्कस किया था? कि व्हेन पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज के अबाउट हम लोग अगर रोटेट करें, या पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन के अबाउट होगा, तो क्या होगा? तो यहाँ पे जब पेमेंट रोटेटेड अबाउट द इनर एज, तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्या होगा, हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दैट इज इक्वल टू E इंटू N W प्लस WE. जहां पे E जो था WE था आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग था. ये बस मैं एक रिकॉल कराने के लिए बता रहा हूं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. सेंटर लाइन के अबाउट अगर रोटेट किया तो क्या देखा था, E इंटू N W प्लस WE बाई 2. तो यहां से हम लोग निकाले थे. और फिर यहाँ पे E जो है सुपर एलिवेशन है, ये 1:n जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, W जो है विड्थ ऑफ द पेवमेंट, W इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और LS तो आपका ट्रांजिशन कर्व है. तीसरा जो था क्या था? तीसरा एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला भी आपको याद होगा. एम्पिरिकल फार्मूला क्या था कि फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए LS की वैल्यू जो थी वो कितनी थी माय डियर स्टूडेंट? 2.7 VA² बाई R. LS इज इक्वल टू 2.7 VA² बाई R. किसके लिए? प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए. और फिर हिली टेरेन के लिए क्या था? हिली टेरेन के लिए था VA² बाई R. VA² बाई R जो था हिली टेरेन के लिए था, और हिली टेरेन. तो ये तो आपको याद ही है. यहां तक तो हमने डिस्कस किया है. आज उसके बाद हम लोग आगे इसको प्रोसीड करेंगे. यहां पे एक चीज ध्यान में रखें कि जो आपकी V जो है वो किलोमीटर पर आवर में, दोनों एक्सप्रेशन एम्पिरिकल फार्मूला में जो V है आपका, V जो है कैपिटल V जो है वो इन किलोमीटर पर आवर. यहां से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दैट इज इक्वल टू LS इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1, 2 एंड 3. इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी. इसमें से जो मैक्सिमम होगी वही हमारी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी. इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा. ठीक है, तो यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया है.
सो यहाँ पे फिर क्या है कि आपका जो है आइडियल शेप जो होगा या टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो है पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। देखो बच्चों, तो इसमें तीन तरह के टाइप्स होते हैं ट्रांजिशन कर्व में। पहला तो होता है स्पाइरल शेप और क्लोथॉइड। दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, दूसरा जो होता है आपका बर्नौलीज लेमनिस्केट, और तीसरा जो होता है आपका क्यूबिक पैराबोला। ये आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो है आपका ट्रांजिशन कर्व का। लेकिन जो सबसे जो आइडियल शेप है वो आपका स्पाइरल है। आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व एग्जाम में आता है कि व्हाट इज आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सो आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, कर्व इज स्पाइरल। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज स्पाइरल। और ये अलग अलग टाइप्स है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। अगर ये भी रहा, तीनों जो होते हैं वो टाइप्स है, लेकिन जो सबसे आइडियल यूज करते हैं, क्यों हम स्पाइरल ही यूज करते हैं, तो द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज स्पाइरल बिकॉज किसके वजह से। सो आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज स्पाइरल बिकॉज किस वजह से। सो हमारा क्या होता है इन ट्रांजिशन कर्व में, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दूसरा क्या है कि आपका क्या है, ये सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, सिंपल। और तीसरा जो है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। तो इसके वजह से हम लोग जनरली यूज करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेटिंग आउट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, कि कैसे हम लोग सारा चीज शिफ्ट निकालेंगे और सारा चीज कैसे निकालेंगे, उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आइडियल शेप है आपका, जो आपका जो है आपका ये है। तो सेटिंग आउट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कैसे हम लोग करेंगे, तो डिफरेंट पैरामीटर्स को हम लोग। सो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तीनों कर्व को, तो कुछ इस तरह का आपका रिप्रेजेंटेशन आएगा। लेट अस से कि ये आपका y है और ये x है, ठीक है, ये आपका x है, दिस इज y और दिस इज x, और ये आपका जो है 45 डिग्री लाइन पे अगर है, तो मैं अलग अलग इससे ड्रॉ करता हूं। तो ये आपका जो हो गया वो स्पाइरल नेचर का, ये आपका स्पाइरल नेचर का हो गया। फिर दूसरा जो आपका हो गया आपका जो कुछ इस तरह जो आपका है ये, और फिर क्यूबिक पैराबोला कुछ इस तरह, दिस इज क्यूबिक पैराबोला। तो ये आपका 1, ये 2 और ये 3, ये आपका स्पाइरल हो गया। ये आपका जो हो गया दूसरा जो है आपका बर्नौलीज लेमनिस्केट, और ये क्यूबिक पैराबोला। तो ये कुछ इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में अगर डिस्कस करें, सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, अगला हेडिंग जो हम लोग डाल लेते हैं क्या, सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होगा क्या होगा। सो देखिए बच्चों, पहले हम लोग क्या करते थे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टू प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व। पर्पस क्या था ट्रांजिशन कर्व का, ये हमारा क्या था, ये हमारा जो है स्ट्रेट पोर्शन है, ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है। और स्ट्रेट पोर्शन को हमने क्या किया था, अगर हमने ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फिर से सर्कुलर कर्व को प्रोवाइड किया, और ये फिर हमारा स्ट्रेट पोर्शन था, यही था ना। लेकिन क्या होगा कि अगर डायरेक्टली हमने सर्कुलर कर्व को प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा कि हमारा डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो हमें ये चीज नहीं करना है, ये हमें ग्रेजुअली जो है इंट्रोड्यूस करना है। तो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या है कि हमने क्या किया कि ये पोर्शन हमारा स्ट्रेट है, यहां तक हमारा स्ट्रेट है। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ पोर्शन हमने ट्रांजिशन कर्व डाला, और फिर हमने कर्व को क्या किया, थोड़ा सा डाउन कर दिया, तो कर्व को फिर यहाँ पे फिर, और ये फिर आपका स्ट्रेट पोर्शन हो गया। यहां से आपका यहां तक है, लेट अस से कि ये जो है आपका, ये आपका सर्कुलर कर्व है। ये हमने सर्कुलर कर्व जो है, जिसकी रेडियस जो हमने बताया कि ये r है, रेडियस r है, और ये आपका स्ट्रेट पोर्शन है।
ये जो है आपका ये पोर्शन जो है, या इसको बोल सकते हैं क्या, बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व, बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये वाला पॉइंट, और ये एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व या स्टार्ट ऑफ द सर्कुलर कर्व। उसी तरह यहाँ पे एंड ऑफ द सर्कुलर कर्व और या स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, और ये एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, और ये पोर्शन आपका स्ट्रेट है, ये पोर्शन आपका बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अब देखा कि जैसे हमने ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस किया, तो कर्व जो हमारा है, जो सर्कुलर कर्व है, उसको हमने शिफ्ट किया है, कितने से शिफ्ट किया है, इस मैग्नीट्यूड से। यही कहलाता है शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। कितनी होती है मैग्नीट्यूड अभी देखेंगे। फिलहाल ये पोर्शन हमारा क्या था, ये पोर्शन हमारा स्ट्रेट था, ये पोर्शन हमारा स्ट्रेट है, ये पोर्शन स्ट्रेट है। फिर ये वाला पोर्शन ट्रांजिशन कर्व है जिसकी लेंथ LS है, और उसके बाद फिर आपका लेंथ जो है, ये वाला लेंथ है वो LC है, मैंने मान लिया लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, फिर से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और फिर आपका पोर्शन स्ट्रेट हो गया। सो अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रेट पोर्शन को ही हमने क्या किया, स्ट्रेट पोर्शन को हमने बैक किया, स्ट्रेट पोर्शन को बैक किया, स्ट्रेट पोर्शन को ही बैक किया अगर, तो ये जाके कहां पे मीट किया है, एक सर्टेन एंगल पे। तो इस एंगल को बोला जाता है डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोला जाता है, डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा। ये एंगल को डिफ्लेक्शन एंगल बोला जाता है, ठीक है, ये एंगल को आपको डिफ्लेक्शन एंगल बोला जाता है। अब हमने क्या किया कि इसको हमने मान लिया कि लेटेस्ट से कि ये एंगल जो है हमारा वो क्या है, थीटा सी, एंगल बिटवीन एंगल ऑफ द सर्कुलर कर्व। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहां से हमने एक मिलाया कुछ इस तरह, और फिर आपका सॉरी ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत हो गई है, इसको फिर से अगर हमने ड्रॉ किया, तो हमने क्या किया कि हाफ पार्ट जो है हमने लेंथ ऑफ जो आपका ट्रांजिशन कर्व है उसको हमने यहां से लिया, और फिर हाफ पार्ट को हमने यहां से कुछ इस तरह मिलाया। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री इस वाले स्ट्रेट पोर्शन पे बनाया, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब ये देखो बच्चों, ये थीटा सी है, इसको हमने मान लिया कि ये जो है आपका थीटा एस, और ये भी थीटा एस, ध्यान से देखिएगा, थीटा एस है, ठीक है, ये थीटा एस है। अभी हम इसको नाम दे दिया O, ये है आपका A, ये है आपका B, और ये हमने C दे दिया है। अब ये देखो कि ये आपका जो एक ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल OAB में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जब डेल्टा है तो ये एंगल कितना होगा मेरे बच्चों, ये होगा 180 माइनस डेल्टा, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा बाई 2। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इट शुड बी 180 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, इन ट्रायंगल सबसे पहले तो ये लिख देते हैं कि ये आपका लेंथ ऑफ, तो ये हाफ पोर्शन कितना होगा, हाफ पोर्शन जो होगा वो LS बाई 2, और ये भी हाफ पोर्शन LS बाई 2। और अब देखो कि कर्व को कितने से हमने शिफ्ट किया है, कर्व को हमने शिफ्ट किया है कितने से, तो S से हमारा शिफ्ट हुआ है पूरा का पूरा कर्व, तो ये भी S हो गया। और फिर उसी तरह यहां से हमने शिफ्ट किया है, यहां से शिफ्ट जो हुआ है हमारा कर्व वो भी LS बाई 2 है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल OAB में देखो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OAB में ये थीटा सी बाई 2 प्लस थीटा एस, तो क्या लिख सकते हैं, थीटा सी बाई 2 प्लस थीटा एस प्लस 90 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा ये 180 माइनस डेल्टा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस डेल्टा बाई 2, दैट इज इक्वल टू 180 कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं, थीटा सी बाई 2 प्लस थीटा एस दैट इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा सी प्लस 2 थीटा एस दैट इज इक्वल टू डेल्टा। ये आपको समझ में आया या नहीं, फिर से बताऊं, मैंने बोला कि ये आपका तो कर्व था, ये आपका हाफ पार्ट जो है ट्रांजिशन कर्व, इसको हमने स्ट्रेट पोर्शन से मिलाया। पहले आप भूल जाओ, पहले हमने ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड किया था, तो ये तो स्ट्रेट ही था ना, ये तो स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट पोर्शन को हमने मिलाया है, तो जो मिलाया है तो ये कॉमन एक पॉइंट पे मिला है, ये पे, ठीक है। अब इस पॉइंट को जहां पे ये है, तो यहां जिस पॉइंट से ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हुआ है, जहां से हमारा बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व है, उससे ये वाले डिस्टेंस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टेंजेंट लेंथ है हमारा, ठीक है, टेंजेंट लेंथ है। तो अब बताओ कि ये जो तो इस ट्रायंगल में OAB में हमने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा थीटा सी है, तो ये हाफ पार्ट इसे कट किया, तो ये थीटा सी बाई 2 प्लस थीटा एस प्लस ये एंगल 90 डिग्री प्लस ये एंगल कितना है, तो ये जब डेल्टा है तो पूरा का पूरा एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा एंगल ABC की अगर बात की जाए तो 180 माइनस डेल्टा उसका हाफ 90 माइनस डेल्टा बाई 2। तो तीनों का सम जो होगा एक ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री। तो यहां से हमारा आया कि थीटा सी प्लस थीटा एस 2 थीटा एस इज इक्वल टू डेल्टा। वहां पे क्या है, थीटा सी क्या है, एंगल ऑफ सर्कुलर कर्व, उसी तरह थीटा एस जो है आपका एंगल ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और डेल्टा को बोला जाता है डिफ्लेक्शन एंगल। डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन एंगल। डेल्टा जो है आपका यह क्या है, डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन एंगल है, डिफ्लेक्शन एंगल है आपका डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा जो है आपका डिफ्लेक्शन एंगल है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए कि आपको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो आपका जो वैल्यू है tan डेल्टा बाई 2, ये पूरा का पूरा जब थीटा सी प्लस 2 थीटा एस है, जब ये डेल्टा ये पूरा का पूरा जो एंगल है AOC, एंगल OAC क्या है, कितना है बताइए, एंगल AOC जो है वो कितना है, थीटा सी प्लस 2 थीटा एस एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा। तो हाफ कितना हो जाएगा, डेल्टा बाई 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan डेल्टा बाई 2, tan डेल्टा इन ट्रायंगल, फिर से इन ट्रायंगल OAB में, इन ट्रायंगल OAB में क्या लिख सकते हैं, tan डेल्टा बाई 2, tan डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा लेंथ टेंजेंट लेंथ है, उसमें से LS बाई 2 माइनस करोगे तो ये वाला लेंथ बचेगा AB। तो AB को क्या लिख सकते हैं, AB को हम लोग लिख सकते हैं कि टेंजेंट लेंथ माइनस LS बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना हो गया, बेस कितना हो गया, तो बताइए मेरे बच्चों, ये जब है आपका बेस कितना हो गया, तो ये भी R, ये भी R, तो ये कितना हो जाएगा बताइए आपका, ये जो हो जाएगा आपका R प्लस S, कितने से शिफ्ट किया गया है ये कर्व जो है, तो R प्लस S। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R प्लस S। तो यहां से आप लोग टेंजेंट जो है आपका, टेंजेंट लेंथ जो हो जाएगा, टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू, तो यहां से देख सकते हैं कि हम लोग टेंजेंट लेंथ को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट लेंथ को, तो टेंजेंट लेंथ कैन बी रिटन एज टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस S इंटू tan डेल्टा बाई 2 प्लस LS बाई 2, यही आपका टेंजेंट लेंथ होगा, R प्लस S tan डेल्टा बाई 2। अब सब चीज को समझना है क्या है, टेंजेंट लेंथ जो है वो R प्लस S tan डेल्टा जो आपका क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, LS क्या है आपका, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, LS जो है आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, S जो है वो आपका शिफ्ट ऑफ द कर्व, शिफ्ट कितने से शिफ्ट किया, यहां हमने बताया कि शिफ्ट क्या है, जब हम लोग क्या है कि ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड किए तो हमने इतना पोर्शन बड़ा स्ट्रेट था और उसके बाद ये सर्कुलर कर्व है, लेकिन डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आना फिर सही नहीं है, इसलिए हमने क्या ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे सर ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस किया तो जो हमारा कर्व था वो इतने से शिफ्ट हो गया है, तो वही हमारा शिफ्ट ऑफ द कर्व हुआ कि कितने अमाउंट से हमारा कर्व को शिफ्ट किया गया है, तो इतना अमाउंट से हमारा शिफ्ट हुआ है, दैट इज द शिफ्ट। वो वैल्यू जो होगा दैट इज LS स्क्वायर बाई 24, उसके वैल्यू को अभी हम लोग देखेंगे, तो वो हमारा शिफ्ट है। तो वहां से आपका टेंजेंट लेंथ जो हो गया वो आपका शिफ्ट ऑफ द कर्व है, वो कितना होगा, शिफ्ट जो कि इसकी वैल्यू जो होती है LS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 इंटू R, ये आपकी शिफ्ट ऑफ द कर्व होती है। LS जो है आपका फिर से ट्रांजिशन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, R जो है वो रेडियस ऑफ द कर्व है। ठीक है, तो यहां से हमने टेंजेंट लेंथ निकाल ली है। अब यहीं पे देखिए कि ये वाले डिस्टेंस को यहां से और जहां पे शिफ्ट का पैरेलल डिस्टेंस है, जो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है एपेक्स डिस्टेंस। क्या बोला जाता है, एपेक्स डिस्टेंस। अब इसको कैसे निकालेंगे, फिर से आप उसी ट्रायंगल में जाइए, इन ट्रायंगल OAB और cos डेल्टा बाई 2 लगाइए, cos क्योंकि हमें ये वाला पूरा चाहिए, तो cos डेल्टा इन ट्रायंगल OAB क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, cos डेल्टा बाई 2 क्या हो जाएगा, cos डेल्टा बाई 2, देखिए cos डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा, ये OA को क्या लिख सकते हैं हम लोग फिर से, cos डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू बेस, तो बेस क्या हो जाएगा R प्लस S डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, ये अब देखो यहां पे ये वाला कितना है, ये आपका जो है दैट इज इक्वल टू, ये आपका जो यहां से यहां तक एपेक्स डिस्टेंस, और ये आपका R है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R प्लस एपेक्स डिस्टेंस। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि R प्लस S इज इक्वल टू R cos डेल्टा बाई 2 प्लस एपेक्स डिस्टेंस इंटू cos डेल्टा बाई 2, या cos डेल्टा बाई 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R प्लस S सेक डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू R प्लस एपेक्स डिस्टेंस। तो यहां से एपेक्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एपेक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस S
सेक डेल्टा बाई टू, सेक डेल्टा बाई टू माइनस आर, ये आपका एपेक्स डिस्टेंस हो गया। दिस इज द एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है। सो ये आपका, फिर आर और एस हमने ऑलरेडी बता दिया। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि टेंजेंट लेंथ कितना होगा इस कर्व का, ट्रांजिशन कर्व का, फिर हमने देखा कि एपेक्स डिस्टेंस कितना होगा, एपेक्स डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब हमें टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, तो टोटल लेंथ मेरे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, टोटल लेंथ तो यहां से स्टार्ट हुआ है ना, ये पॉइंट जो है आपका क्या है, स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, और ये एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, फिर ये स्टार्ट ऑफ द सर्कुलर कर्व, ये आपका फिर क्या है, एंड ऑफ द सर्कुलर कर्व, या फिर से स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो ये पूरा का पूरा कर्व का लेंथ होगा, वही हमारा टोटल लेंथ होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये लेंथ तो आपका सर्कुलर कर्व का लेंथ होगा, प्लस ये एलएस और इधर भी एलएस, बिकॉज दो पोर्शन में ट्रांजिशन कर्व है, ये भी आपका ट्रांजिशन कर्व है और ये फिर पोर्शन स्ट्रेट हो गया है। तो आपका टोटल लेंथ ऑफ द कर्व कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व जो हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व प्लस 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये आपका टोटल लेंथ ऑफ द कर्व होगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व। अब कैसे निकालेंगे, ट्रांजिशन कर्व को तो हम लोग निकाल लिए, अब कर्व लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फिर से आइए, यहाँ फिर से आइए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा सी, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा सी इज इक्वल टू एल सी बाई आर। तो यहां से एल सी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल टू आर इंटू थीटा सी, आर इंटू थीटा सी, यहां पे आप देख सकते हो कि थीटा सी इज इक्वल टू एल सी बाई आर। तो यहां से थीटा सी जो है, एल सी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर इंटू थीटा सी, या थीटा सी जो है उसके टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा सी को कैसे निकाला जाए। तो थीटा सी को हम लोग कैसे निकालेंगे, एल सी बाई आर के टर्म में निकालेंगे, और अगर ये आपका रेडियन में होगा, ठीक है, तो आपको फिर डिग्री में चेंज करने के लिए कितना कर देंगे, तो यहाँ पे आपका पाई बटे 180 जो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा सी, तो यहाँ से हम लोग थीटा सी निकाल सकते हैं, थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा सी इज इक्वल टू एल सी बाई आर, एल सी बाई आर जो होगा आपका वो आपका थीटा सी होगा। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या, कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा सी इज इक्वल टू एल सी बाई आर। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द कर्व लिखा जा सकता है क्या, लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल टू आर इंटू थीटा सी, और ये तो डिग्री में होगा ना, तो एल सी को रेडियन में क्या बनाया जा सकता है, आर इंटू थीटा सी इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180। so यहाँ से हम लोग एल सी जो है लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, एल सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एल सी इज द लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व जो होगा वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू आर थीटा सी इंटू पाई बाई 180। फिर से आप देखो, फिर से देखो कि हाँ उसी तरह एल एस कैसे निकाला जाएगा, सॉरी एल सी, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी हम लोग निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो इन टर्म्स ऑफ एंगल देखो कैसे लिख सकते हैं कि थीटा एस इज इक्वल टू, ये तो आपका एल सी बाई 2 है ना, ये आपका एल एस बाई 2 है, तो थीटा एस इज इक्वल टू एल एस बाई 2, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल एस बाई 2 डिवाइडेड बाई आर, एल डिवाइडेड बाई आर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि थीटा एस एंगल ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू एल एस बाई 2 डिवाइडेड बाई आर। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2r इंटू थीटा एस इंटू पाई बटे 180। तो यहां से आपका एल एस भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहां पे जो होगा एल एस इज इक्वल टू 2r थीटा एस इंटू पाई बाई 180 जो होगा आपका, वो आपका हो गया एल एस। एल एस इज इक्वल टू 2r इंटू थीटा एस। सो यहाँ पे जो है एक चीज का बिल्कुल ध्यान रहे कि यहाँ पे जो आपका जो है थीटा एस और थीटा सी जो है वो आपका जो है थीटा सी एंड थीटा एस इन डिग्री, थीटा सी एंड थीटा एस आर इन डिग्री में ही होगा आपका, ठीक है। आर रेडियस ऑफ द कर्व, एल सी जो है वो आपका लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व, लेंथ ऑफ द सर्कुलर कर्व, और एल एस जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। उसी तरह अगला जो है शिफ्ट ऑफ द कर्व, शिफ्ट ऑफ द कर्व, एस से जो है शिफ्ट क्या है, अभी हमने बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम व्हेन वी इंट्रोड्यूस द ट्रांजिशन कर्व टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
सो क्या होता है, या ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या करते हैं हम लोग कर्व को एक सर्टेन अमाउंट से हम लोग क्या कर दिए, हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वही हमारा शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट का मैग्नीट्यूड अभी हमने बताया कि शिफ्ट जो निकाला जाएगा वो क्या निकाला जाएगा, LS² डिवाइडेड बाई 24 इंटू R। ये भी एग्जाम में आता है, इसका भी ध्यान में रहे। सो क्या क्या हमने बताया कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे निकालेंगे, फिर हमने क्या क्या एपेक्स डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर हमने बोला कि टोटल लेंथ ऑफ द कर्व कैसे निकाला जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, और इसके बाद शिफ्ट ऑफ द कर्व कैसे निकाला जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन भी मैं करूंगा आज, इस पे क्वेश्चन भी है एक, हम लोग देखेंगे जो सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में, वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में सबसे पहले जो है वो आपका वर्टिकल अलाइनमेंट में जो है आपका जो है वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो कैन बी क्लासिफाइड, पहले लिख ही देता हूं, वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट में आपका हो गया, इसको दो तरह से हम लोग कैटेगराइज करेंगे, एक तो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, और दूसरा आपका वर्टिकल कर्व, वर्टिकल, वर्टिकल कर्व। अब वर्टिकल कर्व को फिर से दो तरह से, सबमिट कर्व, सबमिट कर्व, सबमिट और क्रेस्ट भी बोला जाता है इसको, क्रेस्ट कर्व, और दूसरा जो आपका होगा वैली कर्व, वैली कर्व, वैली कर्व, और इसको दूसरा नाम जो है आपका सैग कर्व भी बोला जाता है। अब ग्रेडियंट भी है, फर्दर क्लासिफाइड होता है आपका रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, फिर आपका हो गया जो है आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, फिर आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, और फिर आपका मिनिमम ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो क्या होता है, व्हाट इज ग्रेडियंट, सो राइज और फॉल along the length of the road होगा, वही आपका ग्रेडियंट होगा। क्या होगा, रेट ऑफ राइज और फॉल, राइज और फॉल along the length of the road इज ग्रेडियंट। अब बहुत सारे ग्रेडियंट होते हैं, पहला जो है रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट इज द, इसे ही डिजाइन ग्रेडियंट बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिजाइन ग्रेडियंट। ये ऐसा मैक्सिमम ग्रेडियंट विच डिजाइनर वांट्स टू प्रोवाइड टू ए वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। सबसे ज्यादा जो यूज होता है हमारा प्रैक्टिकल केस में यही है, रूलिंग ग्रेडियंट, जिसको डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलता है। इसी ग्रेडियंट पे जो है डिजाइनर जो है डिजाइन करने की कोशिश करता है वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। अगर डिग्री ऑफ स्टीफनेस की बात किया जाए, डिग्री ऑफ स्टीफनेस, तो डिग्री ऑफ स्टीफनेस जो होगा सबसे ज्यादा जो होगा वो किसमें, सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल, देन लिमिटिंग, देन रूलिंग, और सबसे कम जो होगा वो मिनिमम में होगा। अब दूसरा जो ग्रेडियंट है वो आपका क्या है, लिमिटिंग ग्रेडियंट। Limiting gradient is steeper than ruling gradient. It provides only when cost of construction from the ruling gradient is very high in comparison to the cost of construction from the limiting gradient. तो जब cost of construction बहुत ज्यादा हो जाए किसका, रूलिंग ग्रेडियंट का, हम लोग हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए प्रोजेक्ट की, इन दैट केस हम लोग लिमिटिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड सोचेंगे कि इसको प्रोवाइड करने की। Exceptional gradient is steeper than limiting and ruling gradient, provide only when the situations are unavoidable. जब हम लोग, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो फिर हम लोग एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की तरफ जाएंगे। It should not be provided for the length more than 100 meter because speed of vehicle is reduced by very less amount while ascending the gradient. जैसे हम लोग ग्रेडियंट को बढ़ाएंगे तो स्पीड बहुत कम हो जाएगी व्हीकल की, इसलिए इसको जनरली अवॉइड किया जाता है। अनअवॉइडेबल सिचुएशन जब होगा तभी हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। और सबसे लास्ट में जो है वो मिनिमम ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रोवाइड किया जाता है। मिनिमम ग्रेडियंट फॉर सीमेंट कंक्रीट ड्रेन इज 1/500 फॉर अर्थ, एंड फॉर अर्थन ड्रेन मिनिमम ग्रेडियंट इज 1/200 एज पर IRC है, ये एज पर IRC है। तो डिग्री ऑफ स्टीपनेस की बात अगर की जाए, डिग्री ऑफ स्टीपनेस, तो सबसे ज्यादा स्टीप कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टीप जो होगा आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, देन आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट, देन आपका रूलिंग ग्रेडियंट, और सबसे कम जो होगा वो मिनिमम ग्रेडियंट होगा। सो डिग्री ऑफ स्टीपनेस की अगर बात की जाए, डिग्री ऑफ स्टीपनेस, तो डिग्री ऑफ स्टीपनेस जो होगा, डिग्री ऑफ स्टीपनेस, डिग्री ऑफ स्टीपनेस जो होगा क्या होगा, सबसे कम, सबसे ज्यादा जो होगा वो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, देन आपका हो जाएगा एक्सेप्शनल के बाद हो जाएगा लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, और फिर आपका हो जाएगा रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट के बाद मिनिमम ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट के बाद मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक है,
अब यहीं पे एक टर्म है जिसे बोला जाता है ग्रेड कंपनसेशन। क्या बोला जाता है? ग्रेड कंपनसेशन। उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो थोड़ा सा आप लोग ग्रेड कंपनसेशन के बारे में भी डिसाइड कर लेते हैं, डिस्कस। ग्रेड कंपनसेशन क्यों जरूरी है और कितना प्रोवाइड करना चाहिए, कितने ग्रेडियंट पे प्रोवाइड करना चाहिए। सो व्हेन देयर इज ए हॉरिजॉन्टल कर्व इन एडिशन टू द ग्रेडियंट देयर विल बी इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्शन ड्यू टू बोथ ग्रेडियंट्स एंड कर्व। जब हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व होता है ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है कि हमारा ग्रेडियंट जो हमने प्रोवाइड किया जो कर्व पे, तो ट्रैक्टिव एफर्ट तो हमारा घटता ही है और ग्रेडियंट की वजह से भी घटता है। तो ग्रेडियंट इतना ना प्रोवाइड कर दे कि जो आपकी ट्रैक्टिव एफर्ट है व्हीकल की वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए। सो इन दैट केस आईआरसी सजेस्ट करता है कि आपको ग्रेड कंपनसेट करना है, ठीक है। लेकिन आईआरसी ये भी बोलता है कि ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%। 4% से अगर फ्लैट है तो हमें ग्रेड को कंपनसेट नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू आईआरसी कितना ग्रेड कंपनसेशन करना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू आईआरसी ग्रेड कंपनसेशन इज इक्वल टू 30 प्लस R by R or 75 by R, whichever is less, where R is the radius of the curve. So यहां से compensated gradient क्या हो जाएगा? compensated gradient is equal to जो आपका gradient पहले से था। एक चीज का बिल्कुल ध्यान में रहे कि 4% से ज्यादा होगा तभी हम लोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ग्रेडियंट माइनस आपका ग्रेड कंपनसेशन, तो यही आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगा। और कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? सो वो आपका 30 प्लस R by R और 75 by R, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू हो, whichever is less, where R is the radius of the curve, ठीक है। सो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह हम लोग अगर रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है आपका, रूलिंग ग्रेडियंट या ग्रेडियंट जो होगा, अगर कैम्बर दिया हो तो रूलिंग ग्रेडियंट कैन बी रिटन एज रूलिंग ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 इंटू कैम्बर। अब इसका स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं कि कितना कितना ग्रेडियंट होना चाहिए फॉर प्लेन रोलिंग टेरेन के लिए, डिफरेंट ग्रेडियंट्स। सो फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए ग्रेडियंट जो है, रूलिंग ग्रेडियंट 3.3%, लिमिटिंग ग्रेडियंट 5% और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो है वो 6.7%। माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन हैविंग एलिवेशन मोर देन 300 मीटर अबव मीन सी लेवल, तब रूलिंग ग्रेडियंट 5%, लिमिटिंग ग्रेडियंट 6% एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट इज 7%, ठीक है। उसी तरह फॉर स्टीप टेरेन हैविंग एलिवेशन नॉट मोर देन 300 मीटर अबव मीन सी लेवल, तो आपका रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू 6%, आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट 7% एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो होगा वो 8% होगा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाइल अलाइनिंग ए हिल रोड इन द रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, तो ये 4% से ज्यादा है, देन ग्रेड कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड। सो आपका यहाँ पे कितना है ग्रेडियंट? रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू जो है, रूलिंग ग्रेडियंट कितनी है? रूलिंग ग्रेडियंट कितनी है? 6% है, 6%, ये 4% से ज्यादा है, देन ग्रेड कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड। ग्रेड कंपनसेशन, एक चीज का बिल्कुल ध्यान में रहे कि ग्रेड कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड। 4% से कम पे हम लोग ग्रेड कंपनसेशन करेंगे ही नहीं। अब कितना होगा ग्रेड कंपनसेशन? ग्रेड कंपनसेशन जो हमने बताया कितना, 30 प्लस R by R और 75 by R, whichever is less, जो मिनिमम वैल्यू हो, तो मिनिमम वैल्यू 30 प्लस R by R ग्रेड कंपनसेशन मेरे बच्चे देखिए। तो यहां से कितनी हो जाएगी? 30 प्लस R, रेडियस कितनी है? 60 मीटर, सो 30 प्लस R by R, तो 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 60 या 75 बाई 60। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई? 90 बाई 60, तो ये वैल्यू जो आ गई 1.5%। ये जो आपका परसेंटेज में, ऑफ कोर्स ये जो आपका है परसेंटेज में ही होगा, 30 प्लस R by R और 75 बाई R, जो ये आपका परसेंटेज में ही होगा 75 बाई R। तो यहां से ये 1.5% और ये 75 बाई R, 75 बाई 60, 75 डिवाइडेड बाई 60, ये कितनी आ गई? ये आ गई 1.25%। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू हो, इसका मिनिमम वैल्यू, तो कितना ग्रेड कंपनसेशन होगा? ग्रेड कंपनसेशन इज इक्वल टू 1.25%। आपका क्या हो जाएगा? कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो हो जाएगा आपका, पहले से ग्रेडियंट कितनी थी? 6% माइनस 1.25%,
1.25%। 6 माइनस 1.25%, तो ये कितनी हो गई 4.75%। 4.75%। ओके, इतना आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, इतना आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रहे, यहाँ बिल्कुल आपको ध्यान में रहे कि आपका जो ग्रेड कंपनसेशन है जो हमने यहाँ पे बताया है ये परसेंटेज में होगा, ये आपका परसेंटेज में वैल्यू है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये आपका परसेंटेज में है। 75/r या 30+r/r ये आपका परसेंटेज में है। तो यहाँ से अब लेटेस्ट से कि ये 6% ना दे के 5% देता, तो 5% देते तो ग्रेड कंपनसेशन तो होता, ग्रेड कंपनसेशन होता तो कितना होता था 5 माइनस, यहाँ पे अगर आप कर दो तो ग्रेड कंपनसेशन करते तो 5 माइनस 1.25, 5 माइनस 1.25, सो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1.25, 5 माइनस 1.25 तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 3.75। तो 3.75 नहीं प्रोवाइड करना है आपको, 4% ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। 3.475% आपको नहीं प्रोवाइड करना है, 4% तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपका ग्रेड कंपनसेशन जो होगा 4%, 3.75 नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में अगर चेंज रहता है यहाँ पे 5% होता तो, 5% होता तो तब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहां तक बच्चों समझ में आ गया? मैंने क्या बोला कि ग्रेड कंपनसेशन जो होगा वो 30+r/r परसेंटेज और 75/r विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, उसमें से जो कम होगा उसी वैल्यू को हम लोग जो आपका हमारा एक्चुअल ग्रेडियंट होगा उसमें से माइनस करेंगे। और ग्रेड कंपनसेशन आईआरसी बोलता है तभी हम लोग अलाउ करेंगे जब 4% से ज्यादा हमारा ग्रेड हो, तभी, अदरवाइज हम लोग नहीं ग्रेड कंपनसेशन करेंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। क्या बोला गया कि ए टू लेन पेमेंट, क्या क्या दिया हुआ है सब चीज लिखते चलेंगे। ए टू लेन पेमेंट, एन की वैल्यू 2, विड्थ ऑफ द पेमेंट 7 मीटर दिया हुआ है। ए नेशनल हाईवे इन हिली टेरेन स्नो बाउंड हैज ए कर्व ऑफ रेडियस, रेडियस की वैल्यू जो है वो 60 मीटर है। और डिजाइन स्पीड जो है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, 40 डिवाइडेड बाई 3.6, ये आ गया आपका 11.11, 11.11 जो हो गया आपका स्पीड जो हो गया मीटर पर सेकंड में, दैट इज इक्वल टू 11.11 मीटर पर सेकंड। Design. Determine the length of transition curve. Determine the total length of the curve and tangent length if the deflection angle is 60 degree. Deflection angle is 60 degree है। और यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया है, आपको बोला गया है कि E की वैल्यू को एज्यूम कर लेना है 0.07, मतलब कि डिजाइन वैल्यू है। रेट ऑफ अटेनमेंट N की वैल्यू दे दी है कितना 60, और यहाँ पे कैपिटल C जो है आपका एक्सप्रेशन भी दे दिया गया है 75+B, ठीक है। जो हम लोग याद नहीं भी देता तो याद रखते 0.5 से 0.8 के बीच में होगा। और सुपर एलिवेशन, रोटेशन ऑफ सुपर एलिवेशन अबाउट द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट किया गया है। तो सबसे पहले तो आप क्या है डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखेंगे यहाँ पे मेरे बच्चे, यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो कितना है, डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो 60 डिग्री है। डिफ्लेक्शन एंगल यानी डेल्टा की वैल्यू दी हुई है। डेल्टा अगर क्वेश्चन में अगर डायग्राम याद है या तो मैं तो फिर से बना दूंगा डायग्राम, फिर से बना दूंगा। किस क्या था हमारा, कुछ इस तरह का था, कुछ इस तरह हमारा था डायग्राम कि कुछ पोर्शन हमारा क्या था स्ट्रेट था, उसके बाद क्या हुआ स्टार्ट हुआ ट्रांजिशन कर्व, और फिर हमारा कर्व स्टार्ट हुआ, फिर कर्व हुआ, और फिर से ट्रांजिशन कर्व, और फिर हमारा पोर्शन जो है वो स्ट्रेट हो गया है, ठीक है। इसी तरह हमारा कुछ कर्व था, यही था ना हमारा। तो ये कुछ इस तरह दोनों टेंजेंट जब हमने ड्रॉ किया, टेंजेंट एक पॉइंट पे मीट किया स्ट्रेट पोर्शन के, तो जो स्ट्रेट पोर्शन पे मीट किया है वो आपका, और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल आपका 60 डिग्री है। ये आपका कर्व सर्कुलर कर्व है, ये आपका सर्कुलर कर्व है, ये आपका जो है वो सर्कुलर कर्व है जिसकी रेडियस दी हुई है, और ये आपका ट्रांजिशन कर्व है। ये पॉइंट ये जो है आपका क्या है स्टार्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये है एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, यहां भी एंड ऑफ द सर्कुलर कर्व, ये आपके है एंड ऑफ सर्कुलर कर्व, एंड ऑफ सर्कुलर कर्व। ये एंगल को हमने बोला कि कितना थीटा सी, और इसी के हाफ पोर्शन जहां पे हमने टेंजेंट खींचा है ये वाला जो है, और इस यहां से हाफ कुछ इस तरह लिया है। ये आपका थीटा एस है, और ये भी थीटा एस था, ये भी थीटा एस था, और ये वाला जो है ये 90 डिग्री पे बनाया था, और ये शिफ्ट है, शिफ्ट जो हमने किया था, ये सारा हमने ड्राइव किया जहां पे स्टार्ट जो हुआ है ट्रांजिशन कर्व का उससे, और जहां पे हमारा दोनों टेंजेंट मीट किया है कहां पे इस पॉइंट पे, उसके बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे टेंजेंट डिस्टेंस। और फिर बाद बाकी ये तो शिफ्ट हमें मालूम ही था कि अगर हमने नई ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करता तो कुछ स्ट्रेट इस तरह होता, और फिर इस तरह होते 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 हमारा सर्कुलर होता, और फिर स्ट्रेट होता। तो ये हमारा शिफ्ट है, तो सबसे पहले तो हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम लोग पहले निकाल लें। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ फिर से ट्रांजिशन कर्व जो है इसलिए हमने पहले डिस्कस किया था, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पहले हम लोग निकाल लें। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व,
सो इसको तीन कंडीशन से निकालेंगे। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या था हमारा, VQ बाई सी इंटू आर, और सी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस बी, यहाँ से हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 40, बिकॉज स्पीड जो है वह किलोमीटर में आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। सो 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 40, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.695, इसकी वैल्यू जो आ गई 0.695, 0.695, 0.5 से 0.85 के बीच में है, 8 के बीच में है, ठीक है। सो एल एस इज इक्वल टू वी, यहाँ पे जो है मीटर पर सेकेंड में, सो 11.11 क्यू डिवाइडेड बाई 0.695, और रेडियस ऑफ द कर्व, सो रेडियस कितनी है, रेडियस जो है आपका 60 मीटर है, सो रेडियस जो हो गया वो 60, तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो आ जाएगा 11.11 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई सी 0.695 इंटू 60, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 32.88, 32.88 मीटर जो है आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आ गया। यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 33.88 मीटर, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है आपका, आपका एल एस इज इक्वल टू, अब पेमेंट को रोटेट किया गया अबाउट द सेंटर लाइन, अबाउट द सेंटर लाइन, तो क्या हो जाएगा E इंटू एन इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई 2। अब यहाँ पे E और N की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपको यहाँ पे निकालना है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैसे हो जाएगा, NL स्क्वायर बाई 2R प्लस V बाई 9.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R। एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। 2 इंटू लेंथ ऑफ व्हील बेस 6 मीटर ले लिया, 2 इंटू रेडियस 60 प्लस V की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ किलोमीटर पर आवर में 40 डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 60। देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितनी आई, एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू जो आ गई कितनी, सो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो हो गया आपका 2 इंटू 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 60, स्क्वायर रूट ऑफ 60, ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 1.143 एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो आ गई, एक्स्ट्रा वाइडनिंग 1.143 मीटर। सो W प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.143 एक्स्ट्रा वाइडनिंग आ गई। सो यहाँ से आपका जो है टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो आप निकाल लो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व E जो है वो 0.07, N की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, N की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है कितनी N की वैल्यू 60। सो N की वैल्यू जो हो गई 60, तो 60 यहाँ पे 60 इंटू W प्लस डब्ल्यू 7.1.143 डिवाइडेड बाई 2, देखो कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू आ गई 0.07 इंटू 60 इंटू 7 प्लस 1.143 डिवाइडेड बाई 2, 17.1 मीटर, 17.1 मीटर, 17.1 मीटर। और तीसरा जो है आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, तीसरा जो है एम्पिरिकल फार्मूला। सो फॉर हिली टेरेन के लिए एलएस की वैल्यू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, सो 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, तो ये वैल्यू आ गई कितनी 26.67 मीटर। अब मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होगा वो इन तीनों में से मैक्सिमम, तो पहला कंडीशन से कितनी आई थी 32.88, यही होगा बिकॉज और सारे तो मिनिमम वैल्यू है, उससे भी एटलीस्ट इतना तो प्रोवाइड करना ही है। 32.88 मीटर इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, एलएस लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व जो है। तो एक पार्ट तो आपका ये निकल गया, फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू कितनी होगी। अब हमें चाहिए टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व। तो टोटल लेंथ ऑफ द कर्व कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, सबसे पहले तो शिफ्ट की वैल्यू निकाल लो, जैसे आपने डिसाइड कर लिया ट्रांजिशन लेंथ ऑफ द कर्व। तो शिफ्ट की वैल्यू एलएस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 32.88 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60। यहाँ से शिफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई 32.88 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60, ये वैल्यू जो आपकी हो गई 0.75 मीटर, 0.75 मीटर। तो यहाँ से आप क्या टेंजेंट डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, टेंजेंट लेंथ कितना हो जाएगा, टेंजेंट या टोटल लेंथ ऑफ द कर्व अगर निकालना है तो टोटल लेंथ क्या है आपको, टोटल लेंथ ऑफ द कर्व जो हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ कर्व दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व प्लस 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब देखो कि हमारे पास क्या था। तो यहाँ पे आप कर्व को अगर देखोगे तो क्या हमने लिखा था कि थीटा सी प्लस टू थीटा एस, थीटा सी प्लस टू थीटा एस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि थीटा सी प्लस टू थीटा एस इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, डेल्टा, डिफ्लेक्शन एंगल हमें मालूम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, थीटा एस निकाल सकते हैं, थीटा एस हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ से थीटा सी भी निकाल लेंगे। तो क्या है हमारे पास रिलेशन कि थीटा सी प्लस टू थीटा एस इज इक्वल टू डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो थीटा एस निकाल लो। थीटा एस क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसी इस कर्व में जाएंगे। थीटा एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल एस बाई टू डिवाइडेड बाई आर। तो क्या लिख सकते हैं, थीटा एस इज इक्वल टू एल एस बाई टू, मतलब कि एल एस बाई टू आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा एस कैन बी रिटन एज एल एस बाई, तो अगर डिग्री में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, एल एस बाई टू आर इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो पाई बाई 180 यहाँ से करेंगे तो थीटा एस कैन बी रिटन एज थीटा एस इज इक्वल टू एल एस बाई टू आर इंटू पाई बाई 180, पाई बाई सॉरी 180 बाई पाई, आई एम सॉरी 180 बाई पाई। यहाँ से बिकॉज यहाँ पे जो होगा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे है कि आप थीटा एस, यहाँ पे एल एस जो है, एल एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टू आर इंटू थीटा एस, तो यहाँ पे इंटू पाई बाई 180। तो यहाँ से थीटा एस इज इक्वल टू हो जाएगा एल एस इंटू 180 डिवाइडेड बाई टू आर इंटू पाई, यही तो होगा ना, एल एस बाई टू आर इंटू 180 बाई पाई। यहाँ से आपको डिग्री में थीटा एस जो होगा ये होगा। अब सारा चीज आपको मालूम है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मालूम है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो यहाँ से थीटा एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 32.88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है डिग्री में, डिग्री में कितनी हो जाएगी, तो डिग्री में तो 32.88 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 इंटू पाई। तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी 15.69 डिग्री, 15.69 डिग्री। तो यहाँ से थीटा एस जो हो जाएगा, सॉरी थीटा सी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 2 इंटू 15.69 डिग्री। तो यहाँ से थीटा सी जो हो जाएगा इंटू 2 कर दीजिए इसको, माइनस 60। तो ये वैल्यू जो हो जाएगा 28.62 डिग्री जो हो जाएगा वो आपका थीटा सी हो जाएगा। अब जैसे आपको थीटा सी पता हो गया तो लेंथ ऑफ कर्व निकाल सकते हो ना। लेंथ ऑफ कर्व कैसे हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ कर्व जो हो जाएगा वो दैट इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू पाई आर इंटू थीटा सी डिवाइडेड बाई 180। अरे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर फिर लगाइए, थीटा सी इज इक्वल टू एल सी बाई आर, थीटा सी इज इक्वल टू एल सी बाई आर, और उसको थीटा सी रेडियन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका जो वैल्यू। सो एल सी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगा, पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 60 इंटू थीटा सी जो है वो 28.62 डिवाइडेड बाई 180। तो यहाँ से लेंथ ऑफ कर्व जो हो जाएगा वो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 60 इंटू 28.62 डिवाइडेड बाई 180। तो ये वैल्यू जो हो गई वो 29.97 मीटर। लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व इज 29.97 मीटर। तो यहाँ से टोटल लेंथ ऑफ द कर्व हो जाएगा वो कितनी हो गई, टोटल लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू LC 29.97 प्लस 2 टाइम्स 32.88। यहाँ से कितनी हो गई 29.97 प्लस 2 टाइम्स 32.88। ये टोटल लेंथ जो हो गया 95.73 मीटर। टोटल लेंथ इज 95.73 मीटर टोटल लेंथ हो गया। उसी तरह आप टेंजेंट डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, या टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ कैसे निकालोगे, टेंजेंट लेंथ, तो टेंजेंट लेंथ हमने डिराइव किया था, टेंजेंट लेंथ भी हमने डिराइव किया है कितना, तो टेंजेंट लेंथ कैन बी रिटन एज टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखा था, आर प्लस एस tan डेल्टा बाई 2 प्लस एल एस बाई 2। सो आर की वैल्यू कितनी है, आर जो है आपका कितना है 60 प्लस शिफ्ट की वैल्यू अभी हमने निकाला था, शिफ्ट की वैल्यू कितनी आई थी 0.75। सो 0.75 इंटू tan डेल्टा बाई 2, सो tan 60 बाई 2 प्लस 32.88 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से टेंजेंट डिस्टेंस हो जाएगा 60.75 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 प्लस जो हो गया आपका
32.88 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 51.51 मीटर। टेंजेंट लेंथ जो हो जाएगा वो 51.51 मीटर। सिमिलरली एपेक्स डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। एपेक्स डिस्टेंस कितना था, एपेक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू आर प्लस एस सेक डेल्टा बाई 2, आर प्लस एस सेक डेल्टा बाई 2 माइनस जो था आपका कितना आर माइनस आर। सो यहाँ से आर प्लस एस कितना है 60 प्लस 0.75 इंटू सेक डेल्टा बाई 2, सेक डेल्टा बाई 2 मतलब कि 60 बाई 2 माइनस 60 मीटर। सो यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू 60, ये आ जाएगा 10.146 मीटर इज द एपेक्स डिस्टेंस।